हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चर्चा का विषय था और उत्तराखंड में विशेषकर क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा भारत की एकमात्र सबसे पहली विधानसभा बन गई है जिसने इसको पारित किया है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में समझेंगे। साथ ही उत्तराखंड यूसीसी ने क्या क्या प्रावधान करके इसे पारित किया है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट के हर मुद्दे पे अपनी पकड़ होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो या मेन से इंटरव्यू की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं समान नागरिक संहिता पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और टॉपिक को पूरा सुनिएगा आप लोग, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा सुनते हैं तो उसमें क्या है, हम अपनी एक सोच बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा मैं आपको बताती रहूंगी बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे समान नागरिक संहिता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और शॉर्ट में लिखा रहता है न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा यूसीसी। ठीक है, चलिए, भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें कुछ आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। उसमें से जो आर्टिकल अनुच्छेद 44 है उसमें दिया गया है समान नागरिक संहिता का प्रावधान। ठीक है, यानी संसद जो हमारी विधायिका है विधि बनाकर कभी भी अपने देश में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा देश, कई बार बताया है, हमारा देश क्या है, बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक साथ हम सबके लिए एक जैसे नियम कानून बना दें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, जिन राज्यों में केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार एक जैसी है, तो वहां से ऐसी चीजों को स्टार्ट करते हैं ताकि धीरे धीरे क्या हो, बड़े राज्य भी उसे एक्सेप्ट करें और पूरा देश एक दिन उसको एक्सेप्ट करे उस चीज को। ठीक है, तो आपके पास बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 44 में, और पूछा जाए कि किस में, तो नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है कि जो सभी धर्म या समुदाय के लोग हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, अगर उनमें विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, इनके जो नियम है ना, वो अगर एक समान है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी ये जो मामले हैं ये एक जैसे हैं अगर सब जाति और समुदायों के लिए, धर्म के लिए, तो उसे ही यूसीसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के प्रावधान की। दो चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। पहली बात कि जो उत्तराखंड की विधानसभा है वो यूसीसी विधेयक पारित करने वाली देश की पहली विधानसभा बन चुकी है। ठीक है, इससे पहले आपने कई बार, आपके पास क्वेश्चन भी आया होगा कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिस राज्य में यूसीसी लागू है, तो आपने हमेशा आंसर क्या दिया होगा, गोवा दिया होगा। ठीक है, तो गोवा में भी यूसीसी लागू है, लेकिन जो पुर्तगाल का सिविल लॉ था उसी को बाद में गोवा सिविल लॉ कर दिया गया था। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस चला आ रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन उत्तराखंड क्या है, पहली विधानसभा है जिसने प्रॉपर तरीके से इस बिल को पारित किया है। ठीक है, अब इस बिल के बाद क्या होगा इसे ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो यूसीसी है वो किस विषय की किस सूची के अंतर्गत आता है। तीन सूचियां हैं हमारी, जो 7वीं अनुसूची है उसमें तीन क्या है, सूचियां हैं। एक है आपकी सेंटर यानी संघ सूची है, एक है आपकी राज्य सूची, और एक आपकी क्या है, समवर्ती सूची है। ठीक है, तो ये जो विषय है यूसीसी, ये किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। तो इसके लिए अब हमारी विधानसभा ने ये पारित कर दिया है। इसके बाद जाएगा, ये राजभवन जाएगा, राज्यपाल इसको पास करेंगे, हस्ताक्षरित करेंगे, इस पे साइन करेंगे। उसके बाद ही कहा जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति इस पे जब हस्ताक्षर करेंगे तो ये लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में उसी दिन से विधेयक क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, ये नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा यूसीसी का। तो ये प्रोसेस अभी बचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। अब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग कहेंगे कि अभी लागू नहीं हुआ है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये जो प्रावधान है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को ही ध्यान रखना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके लिए एक समिति बनी थी, इसके विचार विमर्श के लिए कि क्या क्या इस पे प्रावधान किए जाएंगे। तो उसके लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंजना देसाई। ये आपको मैंने बहुत बार करंट अफेयर में बता भी रखा है, ठीक है। तो चलिए, प्रावधान देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर कानून होता क्या है, ठीक है। उसमें ये यूसीसी क्या है, ये सिविल कानून क्या होते हैं, और आपराधिक या क्रिमिनल जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है? जो कोई भी देश है, राज्य है या क्षेत्र विशेष है, उसके लिए कुछ नियम या कुछ विधियां बनती हैं जिसका पालन हमें करना होता है, ठीक है, उसी को हम कानून कहते हैं। अब कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि अपराध होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक तो होते हैं सिविल अपराध और दूसरे आपराधिक। इन चीज में भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो, सिविल अपराध क्या होते हैं? जैसे दो लोगों के बीच कोई विवाद है। अब दो लोगों के बीच जो ज्यादातर विवाद होता है, एक तो होता है विवाह से लेके, तलाक से लेके, बच्चे का उत्तराधिकार से लेके और संपत्ति से लेके, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये सिविल अपराध होते हैं जहां पर दो लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। इससे हमारा राज्य प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि वो दो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी के लिए जो कानून बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? सिविल कानून कहेंगे, ठीक है। इन सिविल अपराधों को रोकने के लिए जो कानून बनेगा उसको सिविल कानून कहेंगे, ठीक है, लॉ कहेंगे। अब ये सिविल कानून, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये कानून टफ होता है। तो अब जब हमने कहा कि सभी धर्मों के लिए विवाह, जो उनके तलाक लेने की प्रक्रिया है, बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया है, संपत्ति का जो मामला है, अगर सभी धर्मों के लिए एक जैसा हो जाए तो उसी को हम यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको क्लियर हो जाए। दूसरी बात हम देख लेते हैं, जो आपराधिक कानून है यानी क्रिमिनल लॉ है, जो वो क्यों बने हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, क्रिमिनल जो अपराध है वो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो लोग शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इससे समाज प्रभावित होता है, ठीक है। इस पे राज्य पे प्रभाव पड़ता है। इसमें जैसे हत्या का मामला हो गया, ठीक है, किसी के अपहरण का मामला हो गया, यानी किसी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम समाज को भी इससे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कानून बनते हैं उसे ही क्रिमिनल लॉ कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में क्रिमिनल लॉ एक जैसे होते हैं, चाहे उसका ओहदा, चाहे वो कितना भी अमीर है, गरीब है, कितने पैसे वाला है, सबके लिए कानून कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम अलग थी, ठीक है। ये चीजें आप समझ लीजिएगा। अब आप देख लेते हैं हम कि उत्तराखंड में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, सोचने वाले, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दिए गएंगे कि इनमें से कौन कौन से प्रावधान है और नहीं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके प्रावधानों की। और एक चीज याद रखिएगा, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है ना, तो उस पर किसी भी धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। फिर वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। चलिए, तो उत्तराखंड में जो पहला प्रावधान है वो है विवाह की उम्र को क्लियर कर दिया गया है कि जो पुरुष की उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी और महिला की उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष होगी, ठीक है। बीच में हम धर्मों के एग्जाम्पल भी लेंगे कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो वहां पर सामान्यता, पुरुष की तो नहीं लेकिन महिला की सामान्यता, वो लोग मात्र 13 वर्ष, ठीक है। विवाह की उम्र लड़कियों की क्या मान लेते हैं? वो 13 वर्ष मान लेते हैं, और इससे आगे 18 वर्ष से पहले ज्यादातर बच्चों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो अब विवाह की उम्र उत्तराखंड में, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का है, महिला की उम्र क्या होगी? 18 ही होगी। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर वही क्या लगेंगे? जुर्माना लगेगा, जो पूरे भारत में जो अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विवाह का पंजीकरण करवाना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। बहुत जरूरी है विवाह का पंजीकरण करवाना, क्योंकि विवाह जब होता है तो एक ही बार होगा, है ना। सलाह से क्या होगा? एक ही बार होगा। तो उसका अगर पंजीकरण करवाया रहेगा, अब तो आधार कार्ड भी लिंक है, तो दोबारा कोई ऐसा करता है तो पकड़ा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रावधान है पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे वाले जो है प्रावधान पूछे भी जा सकते हैं
हैं कि जब पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पर जो बच्चा होगा वो 5 वर्ष तक उसकी कस्टडी उसकी माँ को दी जाएगी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तलाक जो होगा वो सभी धर्मों में सिर्फ कहाँ से लिया जाएगा, कोर्ट के माध्यम से लिया जाएगा। यानी जो मुस्लिम समुदाय में या अन्य समुदायों में जो भी प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे मुस्लिम में हलाला जैसी प्रथा हैं, वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, प्रतिबंधित हो चुकी हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो तलाक सिर्फ और सिर्फ कौन सा मान्य होगा, जो अदालत द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी में संपत्ति में समान अधिकार होगा। ठीक है, तो संपत्ति का मामला ये भी मैंने आपको बताया कि सिविल कानून और यूसीसी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, संपत्ति का मामला भी आता है। तो बेटा बेटी में कोई भी अंतर नहीं किया गया है और संपत्ति में दोनों का समान अधिकार। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज जो बच्चे होंगे उनमें कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, यानी संपत्ति पर उनका भी बराबर का हक होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला प्रावधान लिव इन रिलेशन का जो है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि जब इनका रजिस्ट्रार इनका रजिस्टर करेगा लिव इन रिलेशन का पंजीकरण, तो इसकी सूचना, इस कपल की सूचना उनके माता पिता या फिर उनका जो गार्जियन अभिभावक होगा उनको देना जरूरी होता है। इसके बाद अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशन को तोड़ता है, हटता है, तो उसकी सूचना भी उनको रजिस्ट्रार को देनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो सपिंड विवाह है, यानी जो नियरेस्ट रिलेशनशिप में कोई भी विवाह नहीं कर सकता है, जैसे माता पिता और दादा दादी के जो प्रत्यक्ष रिश्तेदार होते हैं, इनसे विवाह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सभी विवाहों को 60 दिनों के भीतर कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, जिनकी शादी होती है उनको 60 दिन के अंदर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनपे क्या हो जाएगा, जुर्माना लगेगा, कितना, 10,000 का। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर पंजीकरण करते हुए किसी ने गलत जानकारी दी है तो उनको 3 माह की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो समलैंगिक विवाह है उसको मान्यता उत्तराखंड में नहीं दी गई है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान हैं, इस बिल में जो आदिवासी समुदाय है वो उन पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यानी संविधान का जो आर्टिकल 342 है, इसमें जो वर्णित अनुसूचित जनजातियां हैं उनको इस संहिता से बाहर किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे, प्रावधान थे, प्रोविजन थे उत्तराखंड यूसीसी बिल के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो और आखिर क्या चीज है यूसीसी ये भी समझ आया हो। मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।